यार यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स और मेरे 10th क्लास के स्कॉलर्स, कैसी चल रही है पढ़ाई? और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। और कुछ चैप्टर्स तो है जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट है। और उनमें से आज ऐसा ही एक चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको। तो उस चैप्टर को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़े डिफ़िकल्ट ही होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे साइंटिफिक जो है उसके अंदर टर्म्स आई हुई हैं और साइंटिफिक रीजनिंग भी है उसके अंदर। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ओके, बहुत छोटी सी समरी आपको इसकी बताऊंगी इसमें, ताकि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जो है आपके दिमाग में बना रहे इसका। नाउ द स्टोरी जो है ना वो उन क्वालिटीज, वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि एक मनुष्य को वैज्ञानिक बनाती हैं। तो वो क्वालिटीज हैं कि दिमाग इंटेलिजेंट होना चाहिए, इनहेरेंट क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें जो है हार्ड वर्क और हमारी स्पिरिट कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। राइट रीजंस के लिए हमें जीत की एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए। ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करते हैं और हमें साइंटिस्ट बनाती हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वालिटीज़ जो है चल जाएंगी, नहीं। साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी एनकरेज करती हैं, और जिससे क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट रोल जो है व्यक्ति प्ले कर लेता है और अपने अंदर साइंटिस्ट बनने की पोटेंशियल को क्रिएट कर लेता है। तो रिचर्ड एच ई ब्राइट एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में उन्होंने पूरे वैज्ञानिक संसार के अंदर एक लहर सी ला दी। किस चीज़ की? एक नया सिद्धांत की सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ऊतक हैं, वैसे कैसे काम करते हैं। बचपन से ही ई ब्राइट को अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने की का शौक था, जैसे कि तितलियाँ या रॉक्स या फॉसिल्स होते हैं, अवशेष और क्वाइंस, सिक्के। वो बहुत ज़्यादा ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे, खगोल विद भी थे। और उनकी जो मदर थी वो उनके इस इंटरेस्ट में, लर्निंग में, उनको बड़ा इनकरेज करती थी। उनकी मदर कभी उन्हें घुमाने ले जाती थी, उनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास और दूसरे इक्विपमेंट उन्होंने खरीद के दिए, जिससे कि उनकी हेल्प हो सकी, बहुत सारे तरीकों से उनकी हेल्प हो सकी। उनकी मदर ने उन्हें एक बुक भी ला करके दी जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क क्या? एक बटरफ्लाई होती है, उसकी ट्रैवलिंग के बारे में ये बुक थी। और उन्होंने इसके अंदर मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है, तितलियां होती हैं, उसके माइग्रेशन की जो है वो प्रोसेस दिया हुआ था। और इस बुक के अंदर इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए उन्होंने बटरफ्लाइज के परों पर टैग लगाने शुरू कर दिए, और फिर उसके बाद में झुंड के झुंड अपने नीचे घर के अंदर अंडरग्राउंड पालना शुरू कर दिया। और फिर बटरफ्लाई की माइग्रेशन का स्टडी किया। और पूरा हाई स्कूल तक उन्होंने बहुत तरह तरह के काउंटी और इंटरनेशनल जो फेयर्स थे उनके अंदर भी पार्टिसिपेट भी किया उन्होंने। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ थी, वायरल डिजीज़, जो कि लगभग सारी की सारी मोनार्क कैटरपिलर को एक बार में मार देती है, उसको भी स्टडी करने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी स्टडी किया कि जो बर्ड्स है वो मोनार्क तितली को खाना पसंद करते हैं, वाइसरॉय को नहीं। वाइसरॉय बिल्कुल मोनार्क जैसी दिखती है। नाउ these experiments led him to wonder about the purpose of the spots on a monarch pupa। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को ज़्यादा खाती हैं, उन्होंने देखा कि जो मोनार्क प्यूपा होते हैं उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स होती हैं। उन्होंने ये पाया कि ये जो स्पॉट्स हैं ये सजावटी नहीं हैं, बल्कि बटरफ्लाई के अंदर जो हार्मोन पैदा होते हैं जो कि उसे पूरी तरह से बटरफ्लाई बनाते हैं, ये जो है वो हार्मोन जो है वो, ये चीज़ें जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ना अब उन्होंने जब बटरफ्लाई की इस जो और ये स्पॉट्स थे उसको जब स्टडी किया, तो उन्हें एक नई थियरी का पता चला कि जो लाइफ ऑफ सेल्स हैं, हमारी ज़िंदगी के जो सेल, हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो कैसे काम करते हैं। जो एक्सरे होता है उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है हार्मोन का, बायोलॉजी की एक बहुत डिफ़िकल्ट जो पजल थी उसका जवाब उन्हें मिला कि जो सेल है वो पढ़ती हैं डीएनए का ब्लूप्रिंट। सेल जो है
डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस, सेल हमारी छोटी सी सेल होती हैं उनमें एक केंद्र होता है, केंद्र के बीच में जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है? वो डीएनए होता है। और ये हमारी हेरेडिटी को कंट्रोल करता है। हमारी हेरेडिटी क्या? कि जो हमारे माता पिता के जो गुण हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसीलिए तो डीएनए टेस्ट किया जाता है कि ये बच्चा इनका है कि नहीं है, ये भाई बहन है कि नहीं है। ओके, नाउ ये थियोरी जो है वो करेक्ट सिद्ध हुई और इससे बहुत ज़्यादा हमें समझ मिली लाइफ के प्रोसेस को समझने में, और कैंसर और दूसरी बीमारियों से हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें इनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो देखिए आप, रिचर्ड एच ई ब्राइट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उन्होंने इस से बटरफ्लाई से शुरू किया, और बटरफ्लाई से शुरू करने के बाद में और उन्होंने कहाँ पहुंच गए। Now I am going to read the lesson, The Making of a Scientist, chapter number 6, Footprints Without Feet, class 10th. Okay. Richard E. Bright has received the Searle Scholar Award. Richard E. Bright को Searle Scholar Award मिला, and his Sharing Plug Award for Biochemistry and Molecular Biology, और Biochemistry और Molecular Biology के लिए उन्हें ये 2 अवार्ड मिले। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, ये उनका अट्रैक्शन था, उनका जो है वो झुकाव था बटरफ्लाइज की तरफ, तितलियों की तरफ, दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और इन इन तितलियों की स्टडी की वजह से उनके सामने विज्ञान का एक नया संसार खुल गया। रीड एंड फाइंड आउट बेटा अलग से एक चैप्टर वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर आपको दूंगी ना। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यस नाउ स्काउट ऑफ द ईयर, जो कि फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, पिछले साल के वो स्काउट क्या होते हैं जो कि एनसीसी वगैरह में, नेशनल कैडेट कोर में, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन बच्चों को, स्टूडेंट को स्काउट कहा जाता है। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने पूरे वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया। विद अ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, एक नया सिद्धांत लेकर के आए कि सेल्स जो हैं, हमारी कोशिकाएं जो हैं, ऊतक जो हैं, वो कैसे काम करते हैं। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एच ई ब्राइट और कॉलेज में उनके कमरे में रहने वाले उनके साथी ने एक्सप्लेन द थियोरी इन एन आर्टिकल के अंदर एक सिद्धांत का वर्णन किया इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और न्यूज जो मैगजीन थी उसके अंदर आर्टिकल, एक लेख लिखा, और लेख का क्या नाम था? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ओके, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, और इस साइंटिफिक जर्नल ने, ये जर्नल का नाम है, और उन लोगों ने लेख जो लिखा था वो एक सेल्स के बारे में था कि हाउ सेल्स वर्क। और ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक ऐसा साइंटिफिक, वैज्ञानिक एक पत्रिका है दैट हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, जिसने पहली बार कॉलेज के छात्रों का जो काम था उसको प्रकाशित किया। In sports that would be like making the big leagues at the age of 15, और अगर हम कहें, अगर खेलों में ये बात कही जाती तो ये ऐसे कही जाती कि 15 वर्ष की उम्र में एक बहुत ही महान गोल को उन्होंने हासिल कर लिया, एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और घर में दौड़ लगाते हुए पहली बार में ही अपने बैट से रनों की बौछार निकाल दी। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस, और उनके लिए ये विज्ञान की उपलब्धियों की डोरियों में ये पहला एक लंबा ऐसा वो था, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे मैदानों में रिचर्ड ई ब्राइट के लिए उपलब्धियों की डोरी थी ये। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये विज्ञान के क्षेत्र में तहलका मचाना, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये सब कुछ शुरू हुआ तितलियों से। नाउ द an only child, E. Bright grew up north of Reading, Pennsylvania.
और रीडिंग पेनिसिल्वेनिया में उत्तरी जगह, पेनिसिल्वेनिया में उत्तरी इलाके में रीडिंग नाम की एक जगह है जहां पर ई ब्राइट बड़े हुए। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा कुछ कर सकता। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल विद अ टीम ऑफ वन। और मैं एक टीम के साथ यहाँ फुटबॉल और बास्केटबॉल भी निश्चित रूप से नहीं खेल सकता। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन एक चीज थी यहाँ पे, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स। और वो क्या था, मैं चीजें इकट्ठी कर सकता था। सो ही डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। एंड डिड ही एवर, और वे हमेशा ही ऐसा करते रहे, चीजों को इकट्ठा करते रहे, उनकी स्टडी करते रहे और उनके ऊपर थियोरी निकालते रहे, आउटकम्स देते रहे। नाउ बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, उन्होंने शुरुआत की किंडरगार्टन से। ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन। ई ब्राइट ने इकट्ठी की तितलियां बिल्कुल उसी दृढ़ निश्चय के साथ। दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और इससे उनकी सारी एक्टिविटीज का पता चलता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने चट्टाने, फॉसिल्स अवशेष एंड कॉइन्स और सिक्के भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वह बड़े ही उत्सुक खगोल शास्त्री भी थे। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और एक खगोल शास्त्री होने के नाते सारी रात वह सितारों को घूर घूर कर देखा करते। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, शुरू से ही उनके अंदर उन्हें धकेलने वाली महान उत्सुकता थी। एलोंग विद अ ब्राइट माइंड, इसके साथ साथ उनका दिमाग भी बहुत जरूरत से ज्यादा तेज था। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी एक मदर भी थी जो कि उन्हें प्रोत्साहित करती थीं, सभी चीजों को सीखने की रुचि जगाती थीं। She took him on trips, उनकी मदर उन्हें घुमाने ले जाती। bought him telescopes, और उन्हें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल क्या होते हैं, कार्डबोर्ड वगैरह उस पर रखकर जो सामान होता है, सब काम किया जाता है, माउंटिंग मटेरियल कहलाता है। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे यंत्र। एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, और उनकी मदर उनके बहुत सारे तरीकों से उनकी सहायता करती। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी मदर ने कहा कि जब उन्होंने स्कूल शुरू किया, तब तक नहीं किया, तब तक मैं ही उनकी संगी साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, इसके बाद मैं अपने बेटे के लिए बहुत सारे उनके दोस्त घर लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात के समय हम दोनों मिलकर, रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनकी मदर मिलकर एक साथ काम करते। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, और रिची ही मेरी पूरी जिंदगी था जब से उनके पिता के मरने के बाद। When रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, और जब उनके फादर की डेथ हुई तो रिचर्ड एच ई ब्राइट सिर्फ थर्ड क्लास में थे। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम, उनकी मदर और उनका बेटा रिचर्ड लगभग एक साथ शाम गुजारते डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उनके पास करने को कुछ नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं अपने बेटे के लिए काम निकाल कर लाती। नॉट फिजिकल वर्क, ये शारीरिक काम नहीं होता था, बट लर्निंग थिंग्स, ये सीखने के काम होते थे। हिज मदर सैड, उनकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, और उन्हें वो बहुत पसंद है। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वह सीखना चाहता है। एंड लर्न ही डिड, और वाकई वह सीखे भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उन्होंने स्कूल में टॉप किया, सबसे अच्छे ऊंचे अंक लिए। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, हर एक दिन वह एक नए बच्चे की तरह मेरे सामने आता।
By the time he was in the second grade, जब वह दूसरी श्रेणी में थे, E. Bright had collected all 25 species of butterflies और E. Bright ने सारी की सारी 25 प्रजातियां बटरफ्लाइज की इकट्ठी कर ली फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। होम टाउन का मतलब अपने कस्बे या के घर के अंदर उन्होंने लगभग 25 प्रजातियां तितलियों की इकट्ठी कर ली। देखिए, species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania। रीडिंग पेनिसिल्वेनिया में 6 हफ्तों के अंदर उन्होंने देखिए क्या क्या इकट्ठा किया। Gossamer winged butterflies, white M hair streak, Acadian hair streak, bronze copper, bog copper, purplish copper, eastern tail blue, Melissa blue, silvery blue, and snout butterfly, wood nymphs and satyrs, and eyed brown wood nymph grayling, monarch में monarch और milkweed, whites and sulfurs, Olympia, cloudless sulfur, European cabbage, and brush-footed butterflies में variegated, fritillary, Harris's checker spot, pearl crescent, और morning cloak, painted lady, buckeye, viceroy, white admiral, एंड इसके बाद में व्हाइट एडमिरल के बाद में रेड स्पॉटेड पर्पल हैकबरी। ये देखिए इतनी 25 प्रजातियां उन्होंने सेकेंड ग्रेड में बहुत छोटे थे तभी इकट्ठी कर ली। That probably would have been the end of my butterfly collecting। और शायद यही बटरफ्लाई को इकट्ठा करने का मेरे इस काम का ये अंत था, he said, उन्होंने कहा। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X। और तभी मेरी माँ ने बच्चों की एक किताब मुझे लाकर दी जिसका नाम था The Travels of Monarch X। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America। और इस बुक में लिखा था कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट हो जाती है, चली जाती है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और उत्सुक नए युवा तितलियों को इकट्ठा करने वाले रिचर्ड के सामने विज्ञान का एक नया संसार खुल गया। At the end of the book, किताब के अंत में readers were invited to help study butterfly migrations। हम जितने भी पढ़ने वाले थे उन सबको निमंत्रित किया गया कि वो तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन के बारे में सहायता करें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada। लोगों को ये कहा गया कि वो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहार्ट के लिए इन तितलियों को इकट्ठा करें। और वो कहाँ की यूनिवर्सिटी के थे? टोरंटो, कनाडा के थे। लोगों को कहा गया कि वो इन बटरफ्लाई को जिनकी परों पे टैग लगे होते हैं उनको इकट्ठा करें। और साथ साथ ई ब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्क्यूहार्ट। और ई ब्राइट की मदर ने डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को लिखा भी। And soon E. Bright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch। और जल्दी ही E. Bright एक हल्का सा चिपचिपा सा टैग मोनार्क के परों पर लगा देते। Anyone who found a tagged butterfly, किसी को भी वो टैग लगी हुई छोटा सा कागज लगी हुई बटरफ्लाई अगर वो मिलती थी, was asked to send the tag to Dr. Urquhart। तो वो उस टैग को डॉक्टर अर्क्यूहार्ट तक पहुंचा दें। The butterfly collecting season in around reading last 6 weeks in late summer। समर के अंतिम दिनों में तक बटरफ्लाई को इकट्ठा करने का रीडिंग में मौसम रहता। सिर्फ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया में 6 हफ्ते तक ही समर के अंतिम दिनों में तितलियों को इकट्ठा करने का मौसम रहता। देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर आप एक एक करके इनका पीछा करेंगे, यू वोंट कैच वेरी मैनी, आप बहुत सारी नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। और उन्होंने एक एक बटरफ्लाई को इकट्ठा करने से बेहतर उन्होंने अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में बटरफ्लाइज को झुंड के झुंड पालने शुरू कर दिए।
ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उन्होंने एक फीमेल मादा मोनार्क तितली को पकड़ा, टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपने घर के बेसमेंट में उनका पालन पोषण किया, थ्रू दियर लाइफ साइकिल। और उसकी लाइफ साइकिल का मतलब है पहले एग लिया, फिर उसमें से प्यूपा निकलेगा, फिर कैटरपिलर बनेगा, फिर कैसे तितली बन जाएगी, ये सब की स्टडी की। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, कि अंडे से पहले कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एक युवा तितली। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो, और उसके बाद फिर वो बटरफ्लाई के पंखों पर टैग लगा देते और उसे जाने देते। For several years, his basement was home to thousands of monarch in different stages of development, और बहुत सारे वर्षों तक उनका बेसमेंट बना रहा मोनार्क की अलग अलग विकास की अवस्थाओं का। हजारों तितलियों की विकास की अवस्थाओं को उन्होंने अपने बेसमेंट में पलते पालते देखा। देखिए यहाँ पर नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर उन्होंने गुजैमर विंग्ड कितनी की 8, वुडन निम्फा सेटाइज कितनी की सिर्फ 2, ब्रश फुटेड कितनी की 10, व्हाइट सैंड सल्फर्स कितनी की 3, मोनार्क कितनी की और स्नाउट कितनी की 1 है ना। तो बहुत डिफिकल्ट काम था, बहुत टीडियस काम था ये। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज, धीमे धीमे बटरफ्लाईज के परों में टैग लगाना मैंने बंद कर दिया, इसमें मुझे मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इट इज अ टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, ये बहुत ज्यादा सख्त मेहनत का काम था और इसके अंदर कोई परिणाम भी सामने नहीं आ रहा था। ई ब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, सारा समय मैंने इसे किया। ही लाफ्ड, वह हंसे। ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, सिर्फ 2 ऐसी बटरफ्लाई थी जिनके मैंने परों पर टैग लगाया था, वो ही सिर्फ पकड़ी गई हैं। एंड दे वर नॉट मोर देन 25 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वह सिर्फ 75 माइल्स, सिर्फ 75 मील ही उड़ पाई थी, और जहां से मैं रहता हूं वहां से 75 मील उड़ पाई थी और उन्हें पकड़ लिया गया था। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is, और 7th ग्रेड में जब वो थे तब उन्हें एक हिंट मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। When he entered a county science fair, और जब वो काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने प्रवेश किया और वहां जाकर पूरी तरह खो गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके जैसे कितने वहां पर हजारों लाखों आते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, वहां पर बैठना एक बहुत ही दुख भरा काम था। एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स, और वहां मुझे कुछ नहीं मिला जैसे कि बाकी लोगों ने हैड वॉन समथिंग, कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए, मॉडल के लिए जीता। ईब्राइट सेड, ईब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज, उन्हें इस काउंटी साइंस फेयर में जो जगह मिली थी, उन्होंने फ्रॉग, जो मेंढक होता है उसके टिश्यू का एक स्लाइड बनाया था, उसके जो टिश्यूज होते हैं उनको निकाल करके और माइक्रोस्कोप के नीचे सबको दिखाया जाता है, वैसा बनाया था। विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप, he realized the winners had tried to do the real experiments, और उन्हें ये बात समझ में आई कि जो विजेता हैं उन्होंने वाकई प्रयोग के द्वारा इन इनामों को जीता है। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ना केवल सिर्फ दिखावा किया है। दिखावा का मतलब उन्होंने फ्रॉग टिश्यू सिर्फ दिखाया है, बाकी लोगों ने जो क्या किया है, बाकी लोगों ने प्रयोग के जरिए लोगों के सामने सिद्ध करके सब चीजों को दिखाया। वहां पर उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में ये चीज को सीखा। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing, और वह प्रतियोगिता करने वाली जो आत्मा थी वो धकेल चुकी थी रिचर्ड ई ब्राइट को, ये दिखाई दे रहा था। I knew that for the next year's fair, मैं जानता हूं कि अगले साल के मेले में I would have to do a real experiment, मैं एक वास्तविक प्रयोग करूंगा, उन्होंने कहा। The subject I knew most about was the insect work, और मैं ये विषय चुनूंगा, मैं जानता हूं यह विषय संबंधित है कीटों से।
छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं कीटों से। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और इन कीट कौन है, बटरफ्लाई, इनका ये जो प्रयोग है मैं पिछले कई सालों से करता चला आ रहा हूँ। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्क्यू हार्ट फॉर आइडियाज, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर अर्क्यू हार्ट को कुछ विचार भेजने के लिए लिखा। एंड बैक होम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और घर वापिस आने पर उन्हें प्रयोग करने के लिए, स्टैक का मतलब ढेर का ढेर सुझाव उन्हें मिला। Those kept Ebright busy all through high school, और इन सुझावों को पढ़ने में Ebright बहुत व्यस्त रहते जब तक वह हाई स्कूल में पढ़ते थे। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और उनके इन सुझावों ने उन्हें प्राइज प्रोजेक्ट, काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में जगह दिलवाई, और वहां पर उनको उपलब्धि हासिल करने में सहायता की। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट में ई ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज। ई ब्राइट ने कोशिश की कि वह कारण पता कर सकें कि वायरल बीमारियों के कारण क्या होते हैं। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो कि मोनार्क कैटरपिलर को हर साल लाखों करोड़ों की मात्रा में मार डालता है, लगभग मोनार्क बटरफ्लाई को खत्म कर देता है ये वायरल डिजीज। उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। Ebright thought the disease might be carried by a beetle, और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो बीमारी होती है वो बीटल के द्वारा लाई जाती है, जो ग्रास होपर होती हैं या फिर बाकी के झिंगुर इत्यादि जो होते हैं उनके द्वारा लाई जाती है। He tried raising caterpillars in the presence of beetles, और उन्होंने छोटे जो तितलियों के बच्चे होते हैं कैटरपिलर, वो बीटल्स की उपस्थिति में उनका पालन पोषण किया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन मुझे कोई भी सही परिणाम नहीं मिला, वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सैड बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं रुका नहीं, आगे चलता गया। एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और इससे ये पता चला कि मैंने कोशिश की प्रयोग में। दिस टाइम आई वॉन, मैंने दोबारा प्रयोग किया और इस बार मैं जीत गया। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch, और अगले साल के साइंस फेयर में, विज्ञान मेले में जो मेरा प्रोजेक्ट था वो ये था कि जो वाइस रॉय तितली होती है वो मोनार्क की कॉपी करती है। इसके सिद्धांत को मैंने जो साइंस फेयर था उसमें रखा। द थियरी वॉज दैट, मेरा सिद्धांत ये था, क्या सिद्धांत था? द थियरी वॉज दैट वाइस रॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, कि जो वाइस रॉय नाम की तितली है वो मोनार्क को कॉपी करती है। द थियरी वॉज दैट वाइस रॉय लुक लाइक मोनार्क, और सिद्धांत ये था कि वाइस रॉय नाम की तितली बिल्कुल मोनार्क जैसी लगती है। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क नाम की तितली पक्षियों द्वारा नहीं खाई जाती, पक्षियों को मोनार्क का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाइस रॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और दूसरी तरफ वाइस रॉय नाम की तितली जो है पक्षी उनको खाने में बड़ी रुचि लेते हैं, उनको वाइस रॉय में बड़ा स्वाद आता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और इसीलिए जितनी ज्यादा वह मोनार्क की तरह लगेंगी द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, और वह उतनी ही कम पक्षियों का भोजन बनेंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम वाइस रॉय बटरफ्लाई बॉटम। देखिए ऊपर जो है मोनार्क है, नीचे वाइस रॉय है, आप देख सकते हैं दोनों तितलियों में कितना फर्क है। Ebright's प्रोजेक्ट was to see whether Ebright का जो प्रोजेक्ट था उसमें ये देखना था, इनफैक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, कि जो पक्षी हैं वो मोनार्क को खाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food, और उन्होंने पाया कि स्टारलिंग नाम का पक्षी जो होता है वह साधारण पक्षियों का भोजन नहीं करता। It would eat all monarch it could get, और वह जितनी मोनार्क तितलियां उन्हें मिलती जाती हैं वह उन्हें स्टारलिंग नाम का पक्षी खाता जाता है।
ई ब्राइट सैड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड, और बाद की उनके अनुसंधान ने, खोज ने ये दिखाया, जो कि दूसरे लोगों ने भी दिखाया था, दैट वाइस रॉयस प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, कि वाइस रॉय नाम की तितली मोनार्क की नकल करती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन। जूलॉजी क्या होती है बेटा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, और जूलॉजी के डिवीजन में, जूलॉजी के क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान दिया गया, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और काउंटी साइंस फेयर में सभी देशों के आते हैं, और उसमें इनको थर्ड प्राइज मिला ना। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड ई ब्राइट बिगिन द रिसर्च। रिचर्ड ई ब्राइट ने एक ऐसी खोज या अनुसंधान शुरू किया दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो कि कीटों के एक अज्ञात हार्मोन की खोज के बारे में था। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells, और इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, ये जो उनका सिद्धांत था एक नए सिद्धांत को की तरफ उन्हें ले गया। और नया सिद्धांत क्या था? कि ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका जीवन कैसा होता है और वह कैसे कार्य करती हैं। The question he tried to answer was simple. इस सवाल का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, जिसका जवाब बड़ा साधारण था। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Monarch pupa जो तितली का एक बिल्कुल छोटा रूप होता है, उसके ऊपर 12 सुनहरे रंग के धब्बे होती हैं, छोटे छोटे। उसका क्या उद्देश्य होता है? उन धब्बों का क्या उद्देश्य है? Everyone assumed the spots were just ornamental. हर एक ने ये महसूस किया कि ये जो धब्बे हैं ये सजावटी होती हैं। ई ब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्क्यूहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को इन सुनहरे धब्बों को सजावटी धब्बे कहना जरा भी उन्होंने विश्वास नहीं जताया। नाउ टू फाइंड द आंसर, जवाब प्राप्त करने के लिए ई ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, और ई ब्राइट और दूसरे बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा महान और बुद्धिमान साइंस के जो स्टूडेंट थे, विज्ञान के जो छात्र थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, और जो कि ये दिखा पाए, वो यंत्र ये दिखा पाए कि जो स्पॉट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, बनाए जाते हैं अ हार्मोन, वो हार्मोन बनते हैं नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, और ये जो ये स्पॉट्स होते हैं ये हार्मोन बनकर तितली की एक पूरी विकास को रास्ता देते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने ई ब्राइट को पहला स्थान दिलाया काउंटी विज्ञान मेले में, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उन्हें साथ साथ प्रवेश भी मिल गया अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेले में, उन्हें जगह मिल गई। There he won third place for zoology. यहाँ पर उन्हें जूलॉजी के लिए तीसरा स्थान मिला। He also got a chance to work during the summer, और उन्हें अवसर भी मिला कि गर्मियों के दिनों में वो काम कर सकते हैं एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी क्या होती है? कीट, ये जो छोटे छोटे जीव होती हैं, तितलियां हैं, मच्छर हैं, ये सब छोटे छोटे जीव होती हैं, उनकी लेबोरेटरी में काम करने का अवसर उन्हें गर्मी में मिला। ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और इसका लेबोरेटरी का, प्रयोगशाला का नाम था वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च।
एज अ हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल के जूनियर होने के नाते रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने रिचर्ड ई ब्राइट ने जारी रखे अपने ऐसे प्रयोग जो कि जरूरत से ज्यादा एडवांस थे ऑन द मोनार्क प्यूपा। और ये किसके बारे में थे? ये सब मोनार्क प्यूपा के बारे में थे। That year his project won first place at the International Science Fair। उस साल उनके इस प्रयोग ने इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उन्हें एक अवसर और मिला आर्मी की प्रयोगशाला में गर्मी के दौरान काम करने का एक अवसर और मिला। इन हिज सीनियर ईयर, अपने बढ़ते हुए वर्षों में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वह एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, उन्होंने कोशिकाओं को बड़ा किया मोनार्क के परों से इन अ कल्चर, प्रयोग के जरिए। एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, उन्होंने दिखाया कि ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होती हैं एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, और वह बटरफ्लाई के परों पर जो स्केल्स बने होते हैं नॉर्मली उनको विकास देते हैं। ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और वह नॉर्मल बटरफ्लाई का विकास तभी होता है जब सुनहरे धब्बों से उन्हें हार्मोन खिलाए जाएं। That project won first place for the zoology at the international fair, और इस प्रोजेक्ट ने अंतरराष्ट्रीय मेले के अंदर जूलॉजी में पहला स्थान प्राप्त किया। He spent now he spent the summer after graduation, और उन्होंने पूरी गर्मी ग्रेजुएशन के बाद डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और आर्मी की प्रयोगशाला में पूरी गर्मी उन्होंने बिताई। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उन्हें अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रयोगशाला में भी एंट्री करने की परमिशन मिल गई। द फॉलोइंग समर, आने वाली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, क्योंकि वह नए नए व्यक्ति थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वह फ्रेश बिल्कुल न्यू स्टूडेंट थे। ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ई ब्राइट गए एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की प्रयोगशाला में एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और सुनहरे धब्बों से उन्होंने हार्मोन के ऊपर और काम करना शुरू कर दिया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी के अंदर प्रयोगशाला में बड़े ही विकसित यंत्र थे, उनके जरिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। He was able to identify the hormones chemical structure, अब वह हार्मोन के जो केमिकल संरचना थी उसको समझने में वह समर्थ हो गए, पहचानने में समर्थ हो गए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर वर्षों में, ई ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ, और न्यू ई ब्राइट को एक विचार मिला नया सिद्धांत का कि हमारी जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो जिंदगी में कैसे काम करती हैं। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, और ये विचार उनके दिमाग में तब आया जब वो एक्सरे फोटो देख रहे थे, रासायनिक संरचना, एक किसी हार्मोन की रासायनिक संरचना को देख रहे थे, उनका एक्सरे या फोटो देख रहे थे, तब ये विचार उनके दिमाग में आया। When he saw those photos, जब उन्होंने इन फोटोज को देखा, ई ब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका। यूरेका क्या होता है? यूरेका का मतलब होता है वो क्षण जब आप किसी डिस्कवरी को कर लेते हो और एकदम से चिल्ला पड़ते हो कि हम जीत गए। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। When he saw those photos, जब उन्होंने इन फोटोज को देखा, ई ब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका, ई ब्राइट ने यूरेका नहीं चिल्लाए,
और इवन आई हैव गॉट इट, और मुझे सब कुछ मिल गया, ये भी नहीं बोले, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उन्हें विश्वास हो गया, along with his findings about insect hormones, कि उनके उनके जो भी फाइंडिंग है, जो भी उन्होंने खोजे की हैं जीवों के हार्मोन के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, और ये जो फोटो हैं यह बायोलॉजी की एक गुत्थी का जवाब देते हैं, एक पजल का जवाब देते हैं। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और एक सेल अपने डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है उसे कैसे पढ़ती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? डिओऑक्सी राइबोन न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये थोड़ा, मैं साइंस की नहीं टीचर हूँ इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। ओके, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसीलिए हम कहते हैं हमारी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है, जो कि बहुत ही कुछ हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, वो है डीएनए। ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, ई ब्राइट और उसके कॉलेज के स्टूडेंट ने, रूममेट ने जो उसके साथ में रहते हैं, जिनका नाम है जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट, उन दोनों ने पूरी रात काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन्होंने तस्वीरें बनाई और प्लास्टिक का मॉलिक्यूल का मॉडल भी बनाया, टू शो हाउ इट कुड हैपन, और ये दिखाने के लिए कि ये डीएनए कैसे काम करता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, और दोनों ने साथ मिलकर एक पेपर भी निकाला जिस पर यह सिद्धांत कैसे काम करता है इसका पूरा वर्णन दिया गया। ना सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, हैरानी की बात है जो उन्हें नहीं जानता था, रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, और रिचर्ड ई ब्राइट ने ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड से बहुत ही ऊंचे सम्मान के साथ। सीम्ड इन हिज क्लास ऑफ 1510, 1510 बच्चों के बीच में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। E. Bright went on to become a graduate student researcher, और E. Bright जो थे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और अनुसंधान करने वाले बन गए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर। There he began doing experiments to test his theory, यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किए अपने सिद्धांत को चेक करने के लिए। If the theory proves correct, अगर उनका सिद्धांत सही साबित होता है, it will be a big step towards understanding the processes of life, तो ये जिंदगी के प्रोसेस को, जिंदगी की प्रक्रिया को समझने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases, शायद ये कैंसर और बाकी दूसरी बीमारियों से भी बचाने में हमें सहायता करे। All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity, ये सब कुछ संभव था E. Bright की वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से। His high school research into the purpose of the spots, और हाई स्कूल के जो भी उनके अनुसंधान थे जो कि सुनहरे धब्बों के बारे में थे, जो कि मोनार्क प्यूपा के परों पर होते हैं, इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ, और इस धब्बों ने धीमे धीमे ले गई कि हमारे उत्तक जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वह कैसे काम करती हैं, इस सिद्धांत की ओर ले गई। Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, और रिचर्ड ई ब्राइट जो है विज्ञान में उन्होंने रुचि लेनी शुरू कर दी थी जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन गहरे रूप में काम करने के लिए उनके मन में दूसरी कोई रुचि नहीं थी। E. Bright also became a champion debater. E. Bright एक चैंपियन डिबेट करने वाले भी हैं, पब्लिक स्पीकर, लोगों के बीच में बोलने वाले भी हैं, और गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट क्या होता है? एक छोटी सी नाव होती है जो कि समुद्र इत्यादि में चलाई जाती है।
अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और वे कैनोइस्ट भी हैं और ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन का मीनिंग बाहर घूमने फिरने वाले, बाहर की एक्टिविटीज को करने वाले। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और वे बहुत ही ज्यादा कुशल फोटोग्राफर भी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और प्रकृति की और विज्ञान के मॉडल्स की, उनके आदर्शों की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने इकट्ठी की हैं। In high school, Richard E. Bright was a straight A student. हाई स्कूल में रिचर्ड ई ब्राइट ए ग्रेड के स्टूडेंट थे। स्ट्रेट ए स्टूडेंट का मीनिंग है कि हर एक चीज में परफेक्ट होना, हर एक चीज में स्किलफुल होना। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि उनके लिए सीखना आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। उन्होंने अपनी ज्यादातर अपनी एनर्जी का जो प्रयोग किया वो डिबेट में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के अंदर। He also found someone to admire. उनको कोई ऐसा भी मिल गया जो उनकी प्रशंसा करता। रिचर्ड ए व्हीरर, his social studies teacher. रिचर्ड ए व्हीरर उनके सोशल स्टडीज के सामाजिक विज्ञान के टीचर एंड एडवाइजर और उनके सलाहकार टू बोथ क्लब्स, दोनों ही क्लब्स के वो सलाहकार थे। डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स दोनों के ही वह सलाहकार थे। और मिस्टर व्हीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और मिस्टर व्हीरर मेरे लिए कुशल व्यक्ति थे तब। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ई ब्राइट सेड। ई ब्राइट ने कहा उन्होंने नए विचारों के प्रति मेरा दिमाग खोला। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और रिचर्ड हमेशा ही अतिरिक्त प्रयत्न करते रहते थे। मिस्टर व्हीरर सेड, मिस्टर व्हीरर बताते हैं, What pleased me was, सबसे ज्यादा मुझे उनमें क्या अच्छा लगता था, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, और वो 3 या 4 घंटे डिबेट रिसर्च के ऊपर खर्च करते थे, वाद विवाद के अनुसंधान पर खर्च करते थे। बिसाइड्स डूइंग ऑल दिस रिसर्च, अपनी इन रिसर्च के अलावा जो बटरफ्लाइज की विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, उनकी जो बटरफ्लाई की रिसर्च थी, उनके जो दूसरे इंटरेस्ट थे, उनमें वे 3-4 घंटे डिबेट रिसर्च में खर्च करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड बहुत प्रतियोगी व्यक्ति थे। मिस्टर व्हीरर ने बताया, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन वो बुरे अर्थ में प्रतियोगी नहीं थे कि दूसरों को कुचल कर आगे निकल जाएं। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, और रिचर्ड को जरा भी रुचि नहीं थी कि वे जीतने के लिए जीतें, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या फिर किसी प्राइज के लिए वे जीतें, किसी रिवॉर्ड या अवार्ड के लिए वे जीतें। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, और वह इसलिए जीतते थे क्योंकि वह चाहते थे कि वह जितना अच्छा हो सके कर सके वह काम करें। फॉर द राइट रीजन, सही समय के लिए, सही कारण के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह सबसे ज्यादा अच्छे होना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही सबसे ज्यादा मूल्यवान सामग्री है जो कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, और शुरू कर सकते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट रेट माइंड से हम शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट रेट माइंड का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट रेट माइंड का मीनिंग होता है कि सबसे अव्वल दर्जे का दिमाग। एड क्यूरियोसिटी, इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता को, एंड मिक्स इन द विल टू विन, और इसके अंदर जीतने की इच्छा को आप जोड़ सकते हैं। फॉर द राइट रीजन, अच्छे कारणों के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके नुकसान के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए। नाउ ई ब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, ई ब्राइट की ये सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और जब से उन्होंने ये किताब पढ़ी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तब से उनके अंदर ये सभी क्वालिटीज आ गई थी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उनके सामने विज्ञान का एक संसार इस किताब के खुलते ही खुल गया था। रिचर्ड ई ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड ई ब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को
खोने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, यस, क्वाइट इंटरेस्टिंग लेसन। ये आपको पता चलता है कि एक साइंटिस्ट का बनना इतना आसान काम नहीं होता है ना। ये डे टू डे लगता है, आर एंड आर, मिनट एंड मिनट, सेकेंड एंड सेकेंड लगता है किसी एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनने में। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल क्योंकि मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।